चलिए तो काफ़ी हद तक एक्चुअल में आपने काइनेमेटिक्स के बारे में आप जानते होंगे कि ये क्या होता है जनरली। अगर हम बात करें तो ये काइनेमेटिक्स एक वर्ड काइनेमेटिका से मिलके बना हुआ है, जिसमें काइने जो है हमारा, काइने का मतलब होता है यहाँ पे मोशन। क्या होता है? मोशन। और मैटिक्स का मतलब होता है साइंस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा साइंस जो किसको रिप्रेजेंट करे? मोशन को। तो उसी को क्या बोलेंगे हम? काइनेमेटिक्स। इसमें हम स्टडी करेंगे मोशन की कि किस टाइप से हमारी मोशन होती है, और इसमें हम बिना उसके रीजन को जाने, काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे? मोशन के रीजन को नहीं जानेंगे कि क्यों हो रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें किससे मतलब है? सिर्फ उसकी मोशन से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स तो इसमें लिखिएगा, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। काइनेमेटिक्स is a branch of physics. Kinematics is a branch of physics in which we will study about position and motion of a particle अब चलिए भैया शुरू करते हैं हम लोग। तो आज से ये काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है, इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन बेसिक से धीरे धीरे स्टेप बढ़ता जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इसमें मज़े आ जाने हैं आपको। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, काइनेमेटिक्स में हम कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इन्हीं पैरामीटर्स पर ये जो पूरा बेस्ड है, और इसके बाद हम लोगों का ये जो चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसमें कुछ 7-8 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ पोजीशन वेक्टर। नाम सुने हो पोजीशन वेक्टर का? जैसे अगर मैं बात करूं कि ये फैन है, तो मैं अपने रेस्पेक्ट में इस फैन की पोजीशन को मैं यहाँ पे देखूंगा। देखो, कोई भी यहाँ पर अगर मैं बात करूं पोजीशन की, तो पोजीशन में 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक तो ऑब्जेक्ट की और एक होता है ऑब्जर्वर। एक जो देख रहा है और जो जिसको देख रहा है। आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट वन इज पोजिशन वेक्टर। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्टेंस। ये भी आप थोड़े बहुत इनसे चीज़ों से वाकिफ होंगे। नेक्स्ट वन इज हम पढ़ेंगे यहाँ पर वेलोसिटी एंड स्पीड। लास्ट वन इज एक्सेलरेशन, एंड एक और यहाँ पे पार्ट होता है रिलेटिव मोशन। एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन मतलब स्पीड उसमें डाउन होती है, और कुछ नहीं, वही पढ़ने वाले अपन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें पूरा कवर अप करने वाले हैं। अरे बात समझ, ये तो पैरामीटर्स हो गए। इसके बाद हम इसमें आगे जो स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे एक तो हमें पढ़ना है यहाँ पर मोशन इन 1D, 1 डायमेंशनल मोशन। अच्छा, क्या होता है मोशन इन 1D? सुना होगा आपने, जिस एक ही डायरेक्शन में। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ना तो अपना मतलब चेंज भी नहीं कर रहा अपना, ऐसा नहीं कि वो जैसे टर्न ले रहा है, विदाउट टर्न किए अगर वो एक सीधा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? मोशन इन 1D। आ रही बात समझ में? और नेक्स्ट वन पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, जिससे हम मोशन इन 2 डायमेंशनल, यस, एक्स एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें कवर होगी पूरा काइनेमेटिक्स में, और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए पैरामीटर्स को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, जब पहला पार्ट जो मैंने बोला था, इसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आप एक्चुअल में इसे आज समझें कि एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें पोजीशन की, ठीक है, तो पोजीशन का मतलब होता है हम किसी का एड्रेस बता रहे हैं। एड्रेस इन द सेंस, मान लो सपोज कीजिए हमारे डैडी ने हमें कॉल किया और हमने फ़ोन उठा के बोला कि हाँ मैं अपने स्कूल में हूँ। आ रही बात समझ में? तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुए, हमारा स्कूल हमारी पोजीशन हुआ,
और डेडी क्या हुए यहाँ पे, ऑब्जर्वर। बात समझ में आ रही है। तो हम अगर मैं बात करता हूं पोजीशन की, तो मैं यहां पर बात करता हूं जनरली किसकी, एड्रेस की। आ रही बात समझ में। और यहां पर एड्रेस बताने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है बेटा, एवरीथिंग वी आर लुकिंग एट, मतलब हर वो चीज जो हम देख रहे हैं, लाइक ये फैन हो गया, कैमरा हो गया, एवरीथिंग। उसके बाद नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मीन्स क्या होता है बेटा, यस, मतलब जो ऑब्जर्व करता है। अरे बात समझ में। तो यार ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई। फिर हम यहां से एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर निकालते कैसे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहां पर 3 एक्सिस लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, जिसमें एक को हम एक्स बोलते हैं, नेक्स्ट वन को वाई बोलते हैं, और ये जो है हमारा एक्सिस, इसको बोलते हैं हम जेड। ये तीनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम एक्चुअल में ओरिजिन बोलते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो तो 0,0,0। आ रही बात समझ में। जब भी कोई ऑब्जर्वर अगर खड़ा है, तो वो जब अपने रेस्पेक्ट में जब किसी दूसरी चीज़ों को अगर या ऑब्जेक्ट को वो अगर ऑब्जर्व करता है, तो अपने आप को वो ओरिजिन पे मानता है। आ रही बात समझ में। जैसे मैं इनसे बोल रहा हूँ कि आप मुझसे 2 मीटर की डिस्टेंस पे, आप मुझसे 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, इसका मतलब मैंने अपने आप को 0 पे लिया है। समझ में आ गई मेरी बात, वेरी गुड। तो यार ये कार्टेशियन सिस्टम में हमने यहाँ पे एक्स, वाई और जेड एक्सिस लिए हैं। अब हम इन एक्स, वाई, जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस में मैं आई कैप लेता हूँ, वाई एक्सिस में मैं जे कैप लेता हूँ, एंड जेड एक्सिस में मैं के कैप लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है बेटा, वेरी गुड। अब यहाँ पर सपोज कीजिए, हमेशा हमारा जो ऑब्जर्वर हम जो खड़ा करेंगे वो कहाँ पे खड़ा करेंगे, इसको ओरिजिन पे, मतलब ओरिजिन पे हमारा बंदा खड़ा हुआ है। अब यहाँ से ये किसी एरोप्लेन को यहाँ से देख रहा है, जो कि फ्लाई कर रही है स्काई में, ठीक है। ये कोई एरोप्लेन है और इसका कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम P मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट है x, y एंड z। ओके, O यहाँ पर ऑब्जर्वर है, और P जो पॉइंट है वो एरोप्लेन को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन किसको देख रहा है बेटा, ऑब्जर्वर किसको देखता है हमेशा, ऑब्जेक्ट को। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रहती है पोजीशन वेक्टर की, वो रहती है ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की ओर। बात समझ में आ गई। फ्रॉम ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट, याद रखना है ये, ठीक है, चाहे बेसिक है। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हम किस तरह से यहाँ पे निकालेंगे। ऑब्जर्वर किसको, P पॉइंट को देख रहा है यहाँ पे, तो इसे हम OP। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x है क्या, x के साथ क्या लगा देंगे अपन, i कैप, प्लस इसका y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, y j कैप, प्लस z क्या है, k कैप। आ रही बात समझ में। उसके बाद अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ, वेरी गुड, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब सपोज कीजिए यहीं पर साइड में कोई Q पॉइंट है, और यहाँ पे एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,3,5। आ रही बात समझ में। यही ऑब्जर्वर इसको भी ऑब्जर्व कर रहा है, हम इसे लाइन से मिला देते हैं। तो इस वाले की पोजीशन वेक्टर को मैं किस क्या लिखूंगा, OQ, ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट। तो ये लिखूंगा मैं OQ। चलिए आप ही बताएंगे मुझे क्या लिखना है। वेरी गुड, 2i प्लस 3j प्लस 5k। समझ में आ गया बेटा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चा 25, 34, 38, ठीक है। तो आसान है क्या बेटा ये। तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। तो आप इसे नोट कीजिएगा, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो बेटा अब यहां पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपने ही करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस पर बेस्ड। सपोज कीजिए कि यहां पर एक हमारा कमरा है, ये हॉल है, ठीक।
और यहाँ पर इस वाले पॉइंट को मैं ओरिजिन, मतलब यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो इसकी अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो ये जो इसे x मान लेते हैं हम, इसको सपोज कीजिए y मान लेते हैं, जो भी आप चाहे x y एंड ये वाला जो है z। जहाँ पर ये बंदा खड़ा है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, 0,0,0, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है कि ये जो कमरा है ये 8 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर ऐसे वाइड है, एंड जो 6 मीटर है ये अपना जो क्या बोलते हैं, है ना, हाई है। अब यहाँ पर इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में एक फैन लगा हुआ है। चलिए इसको मैं ऐसे बनाते हैं। एक फैन इस तरह से लगा हुआ है, और जिसका जो ये जो रोड जो है, जो इसमें रोड लगा हुआ है, इसका जो हमारा ये हमारा 1 मीटर का दे रखा है, मतलब काफ़ी लंबा रोड है ये। तो इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ए नाम दूँ तो आपको निकालना है पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, कि इस फैन के सेंटर पॉइंट का क्या यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। पूरा सीन समझ में आ गया। एक कमरा है हमारा जहाँ पे खड़ा हुआ है होल टाइप, और यहाँ पर सेंटर में एक फैन लगा हुआ है जिसकी जो रोड की लेंथ है वो 1 मीटर है। तो इसका सेंटर पॉइंट है, इसके हमें कोऑर्डिनेट निकाल के, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ बेटा इसको। चलिए बेटा, सभी से हो गया ऑलमोस्ट। अब अपने को क्या करना है, जैसे सपोज कीजिएगा कि उस वाले दरवाजे से हमें इस वाले सेंटर वाले फैन तक पहुंचना है, इस फैन के सेंटर तक। तो अब हमें क्या, जैसे मान लो ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये ऊपर जो है वाई, और ये इधर जा रहा है ये जेड। अब हमें एक्स एक्सिस में चलेंगे तो क्या हमें, मतलब यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस चले तो ये बिल्कुल सेंटर में, तो क्या हमें पूरा यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं, हम बिल्कुल सेंटर में रुक जाएंगे। एक्स में टोटल 8 है तो कितना आना पड़ेगा सिर्फ हमें 4। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा बेटा, 4। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वाई में, वाई ऊपर अगर हम बात करें तो ये वाई टोटल 6 है, लेकिन यहाँ पर 1 मीटर की तो रोड आ गई, तो हमें पूरा 6 ना जाते हुए कितना चलना पड़ेगा, बस 5 चलना पड़ेगा। यस, तो y इक्वल टू हो गया हमारा 5। अब हमें कहाँ आना बेटा, जेड में आना इस तरह से, लेकिन ये फैन तो बिल्कुल सेंटर में लगा है, तो टोटल 4 है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये 2। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे OA, तो कितना हो जाएगा, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। और इसके ही अगर मुझे ये निकालने हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी हम इजीली निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर 25 प्लस 4, तो √45। ओके, ऐसे ही टीवी का भी निकाल लोगे आप। एक्स में 8 चलेंगे, वाई टोटल यहाँ पर 6 है तो 3, और जेड में यहाँ पे 2 चलेंगे। ओके, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, बस हम चलते जाएंगे, एक्स में जाएंगे, वाई में जाएंगे और जेड में जाएंगे, हम फाइनली इस पोजीशन पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए, ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। आई थिंक सो कि सारे बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। इसको भी बहुत अच्छे से आपको समझना है बेटा, इट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो लिखिएगा, नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। Displacement. What do you know about the displacement? Is known as displacement. Are you sure about that? In proper direction. Exactly. क्योंकि जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक तो हम इसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखिएगा एक क्वेश्चन, इसमें सॉरी डेफिनेशन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, the shortest distance covered by the particle in a definite direction is known as displacement. यहां तक का सीन क्लियर है? अगले पॉइंट में लिखना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी
कैसी क्वांटिटी है बेटा ये? वेक्टर क्वांटिटी। बहुत अच्छे से समझना है इसको, और अपन बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस पे बेस्ड करेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है। और नेक्स्ट पॉइंट से एक और वर्ड लिखना, जो इसमें एक और लाइन है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इट इज नेवर डिपेंड्स अपॉन, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज नेवर डिपेंड्स अपॉन पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल से इसको कोई लेना देना नहीं है। आ रही बात समझ में? अब देखो इसका भी एक थ्योरी है। तो नेक्स्ट अगले पॉइंट में एक और वर्ड लिखिएगा इसमें, इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन, इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल। तो अब इसका सीन क्या है एक्चुअल में? जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम IIT JEE या नीट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अब हमारा ये है इनिशियल डेस्टिनेशन और ये है फाइनल। सपोज करो ये हमारा घर है या फिर ये हमारा स्कूल है हनीफा, और ये है एम्स दिल्ली या IIT बॉम्बे। हमें अपनी इनिशियल डेस्टिनेशन से कहाँ तक पहुँचना है? फाइनल डेस्टिनेशन में। इस केस में हम एक्चुअल में इसे जिगजैग मेथड में मोशन करते हैं। कभी हमारी लाइफ अप जाती, कभी डाउन, कभी अप, इस टाइप की सीन में। मतलब हम करते हैं एक्चुअल में एक डिस्टेंस कवर, लेकिन दुनिया को सिर्फ दिखता है डिस्प्लेसमेंट। मीन्स ये हुआ कि ये सारी दुनिया सिर्फ हमारी सक्सेस को देखती है। सक्सेस कैसे मिली इसे कोई ऑब्जर्व नहीं करता। अरे मेरी बात समझ में? तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड जो है हमारे डिस्प्लेसमेंट को देखता है, हमारी फाइनल पोजीशन क्या है और हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी। ओके, हम किस पाथ पे गए उस पाथ से कोई लेना देना नहीं होता है दुनिया को। तो मेरी बात समझ में आ गई? तो जब भी आप सिलेक्ट होगे ना, जिस दिन आपके पेपर में फोटो आएगा या जस्ट आप, एक अलग ही सीन होगा, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करना है हम लोग को। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या सीखा बेटा? डिस्प्लेसमेंट पहला केस, ये शॉर्टर डिस्टेंस होती है, वो भी एक डेफिनेट डायरेक्शन में। ओके, दूसरा के पॉइंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, पाथ पे डिपेंड करती है क्या? नहीं करती। तो किस पे डिपेंड करती है? बस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वेरी गुड। तो हम ये लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बात समझ में आ गई बेटा? है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनको हम और भी बेटर समझ लेते हैं। ये एक्स है, वाई है और जेड है। ये सपोज करो ये ओरिजिन है और ये 0,0,0। सपोज कीजिए हमारा पार्टिकल अभी यहाँ पर था और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसके पोजीशन वेक्टर की, तो सारे बच्चे निकाल सकते हैं क्या इसका पोजीशन वेक्टर? इजिए कैसे निकालेंगे बेटा? x1 i के प्लस, वेरी गुड, z1 k, ऐसे कुछ है। अब ये इस तरह से जिगजैग मैनर में इसने मोशन किया। सपोज कीजिए ये इस तरह से मोशन करता है और ये फाइनली हमारा जो पहुंच जाता है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का है ये मतलब B है। इसे हम मानते हैं x2, y2 एंड z2। अरे बस समझ में, x2, y2 एंड z2। अच्छा, इस वाले B का भी पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं क्या? तो कितना हो जाएगा? OB इज इक्वल टू x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k। अरे बात समझ में? अब ये तो हम इसमें जिगजैग मैनर में मोशन किए, लेकिन हमें जो बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी फाइनल पोजीशन अब क्या हो गई? B, और इनिशियल पोजीशन क्या थी बेटा? तो इनिशियल से फाइनल में गए हम, तो जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इनिशियल से फाइनल की ओर। बात समझ में आ गई बेटा? तो हमने क्या लिखा था बेटा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? A से B पर गए तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हमारा AB हुआ क्या? तो इसको फाइनल पोजीशन कौन सी हमारी? B, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बात समझ में आ रही है मेरी? तो यहां से बेटा AB क्या हो जाएगा हमारा? अगर मैं बात करूं यहां पर AB की, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लूं
तो डायरेक्ट में ऐसा लिख दूं क्या, x2 माइनस x1 i के, y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 k के। समझ में आ गया बेटा? और अगर इसी का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो सारे बच्चों को पता है किस तरह से निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। तो यू टॉक अबाउट द डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस, कोई जानता है? यस, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस, है ना। अब एक बात बताइए यार, ये कभी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है क्या? बिल्कुल नहीं करती है। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो क्या पाथ पे डिपेंड करेगी? ये सर नो, डेफिनेटली करेगी। कि हमने किस पाथ से हम चले हैं इस पर ये बिल्कुल डिपेंड करती है। तो लिखिएगा बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस। डिस्टेंस में फर्स्ट पॉइंट लिखना है हमें, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, एक्चुअल लेंथ covered by the particle is known as distance, is known as distance. Actual length covered by the particle is known as distance. सीधी सी बात है। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? है स्केलर। वेरी गुड, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। Is it depends upon the path? Yes. Very good. तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है, इट्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। इट्स डिपेंड्स अपॉन पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो मैं आपको अभी बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस देता हूं जो अपने को यहीं बैठ के अभी सोल्व करने हैं, और फिर मैं भी कराना है, मुझे भी कराना है बोर्ड पे। ठीक है, तो गेट रेडी, इट्स प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज, a particle starts from point A कर कैपिटल A लिखो, इसमें ब्रैकेट में लिखो 2,3, -1, 2,3, -1 and ends to ENDS, ends to पॉइंट B, ब्रैकेट में लिखना है 6, 8,3, 6, 8,3। then what will be the displacement of the particle? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है ये? ठीक, बेटा इसको साइलेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। ए मैन travels on semicircular path of radius capital R. A man travels on a semicircular path of radius capital
r. If he reached from one end to another end, then calculate distance and displacement traveled by the man. Then calculate distance and displacement traveled by the man. Distance and displacement traveled by the man. कितने? 2 क्वेश्चन हो गए हमारे. थर्ड क्वेश्चन. क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. ए बर्ड फ्लाइज फ्रॉम origin and travels 40 meter in north, 30 meter in east, and 50 meter in upward direction, and 50 meter in upward direction. 40 meter in north, 30 meter in east, and 50 meter in upward direction. Then what will be distance and displacement traveled by the bird? कितने हो गए? 3 हो गए. ओके, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4. लिखिएगा ए पार्टिकल मूव्स ऑन circular arc of angle theta and radius capital R. एंगल थीटा एंड रेडियस कैपिटल आर्क. एक सर्कुलर आर्क समझते हो ना, छोटा सा एक आर्क है इस तरह से, जैसे हम पिज्जा का एक स्लाइस होता है ना, वही वाला. तो उसका जो ऊपर वाला है, यस. देन calculate distance and displacement traveled by the particle. Okay, last question. Yes, a wheel पहिया रोलिंग का मतलब समझते हो ना? यस, मतलब रोलिंग ऑन स्ट्रेट पाथ देन कैलकुलेट the displacement of the bottom point. Calculate the displacement of bottom point. जैसे ये व्हील रखा हुआ है हमारा, लाइक इस तरह से, ये हमारा चक्रा है जो भी, और ये इसका बॉटम पॉइंट मतलब ये पी. ठीक है, क्या लिखा मैंने? कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉटम पॉइंट. बॉटम पॉइंट समझ रहे हो? ये आफ्टर 2.5 रिवोल्यूशंस, आफ्टर 2.5 रिवोल्यूशंस, जब 2.5 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर ले तो उस केस में उसका कितना मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा इसका. ठीक है, और इसका रेडियस आर मान लीजिए. चलिए तो कीजिएगा, आपके पास काफ़ी टाइम है. पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? अपने को इनिशियल पोजीशन क्या दे रखी थी, बताओ जरा जल्दी से. ए -1 यही कुछ दे रखा था.
और बी वाला जो क्या दे रखा था 3, ये कुछ दे रखा था। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इनिशियल से फाइनल पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट इजीली निकाल सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब ए बी को अगर हम बात करें तो ओ बी माइनस ओ ए, डायरेक्ट लिख दूं क्या, पढ़ा है अपन लोगों ने 6 - 2 है ना, 6 - 2 आई कैप प्लस 8 - 3 जे कैप प्लस 3 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 के कैप। तो आपका जो आंसर आ गया होगा ये आ गया होगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। सारे बच्चों का यही आया है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपका काम है, आप निकाल सकते हो। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा था, ये बताओ जरा। सेमी सर्कुलर पाथ, यस, ओके। मतलब ये इस तरह से, मतलब ये सेमी सर्कुलर पाथ है, उसका जो रेडियस है वो क्या है बेटा, अरे ऐसा ही सीन है। ये बंदा इस ए एंड से ये बी पे जाता है। अब ये इस तरह से सेमी सर्कुलर पाथ पे कवर कर रहा है इस तरह से बेटा। तो हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें एक बेसिक डेफिनेशन पड़ेगी। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। अच्छा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जाया, अरे पूरा एक सरकमफेरेंस कितना 2πr होता है, तो उसका ये तो आधा है, तो कितना हो जाएगा πr। वेरी गुड, आ रही बात समझ में। मतलब अगर ये डिस्टेंस को अपन x माने तो आपने एक और 6th क्लास में ये पढ़ा था, एंगल आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, है ना, या एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये पढ़ा था अपन ने। ये आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। एंगल जो है पूरा का पूरा कितना, ये पाई हो जाएगा क्या रेडियन में, पाई इंटू रेडियस कितनी है r। ओके, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। एंड व्हाट्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ, यस 2r। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। व्हाट्स अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, यस, travel 40 meter north, 30 meter east and 50 meter in upward direction. ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे कुछ होता है। Yes, and find distance. अब ये देखो, नॉर्थ में अगर मान लो बेटा मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, वाई एक्सिस, और ये जो अप डाउन जो होता है इसको अपन जेड मान लेते हैं। समझ में आ गया है। तो अब अगर मैं बात करूँ इसमें ये डाउन, तो अप मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में कितना जा रहा है बताओ जरा, 40 मीटर। अच्छा, वाई एक्सिस में जा रहा है, तो मैं यार इसको अगर इसका वाई तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 जे कैप लिख सकता, डायरेक्ट मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, 40 जे कैप। बताओ जरा, उसके बाद ईस्ट में जा रहा है 30 प्लस, आगे लिख दूँ बस इसको 30 आई कैप। अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब जेड एक्सिस में 50 के कैप। आ रहे बस समझ में, कोई सोचना ही नहीं है यार। नॉर्थ को अपने वाई मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको जेड मान लिया, 40 आई के एज इट इज हमने करना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपका कहाँ पे, वैसे 50√2 के समथिंग आएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हमने फटाफट। डिस्टेंस भी निकालना है क्या, डिस्टेंस सबको ऐड कर दो यार, 30 + 40 + 50 कितना आ जाएगा आंसर। ओके, डिस्टेंस मतलब क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया। चलिए तो करें शुरू। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था कि एक कोई भी हमारा पार्टिकल है जो इस तरह से इस पॉइंट ए से बी तक एक सर्कुलर आर्क पर मोशन कर रहा है इस तरह से, ठीक है। अब यार यहाँ से ये जो एंगल दे रखा है बंदे ने, ये कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। इज दैट क्लियर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्टेंस की, तो ये टोटल पाथ जितना है इसके बराबर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ जरा। ये जो शॉर्टेस्ट ये होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। तो यार इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर से बनाते हैं, ये इस तरह से। तो ये तो हमारा हो गया जो डिस्प्लेसमेंट, अरे बात समझ में। और ये जो पूरा आर्क हो गया, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। इज दैट क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे आपको आर्क इक्वल टू क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस। रेडियस की स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है, RAD है। तो आर्क मतलब अगर मैं बात करूं तो आर्क यहाँ पे डिस्टेंस के इक्वल होगा क्या, एंगल कितना है बेटा, थीटा, रेडियस। और याद रखें कि जो थीटा है वो हमें रेडियन में लेना है ना। जैसे मान लो कि अगर ये पाई होता है तो पाई r हो जाएगा, π/2 होता है तो π/2 × r हो जाएगा, जो भी है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे नेक्स्ट गेम है वो है डिस्प्लेसमेंट का, कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करते हैं पूरा,
इस तरह से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा, और ये वाला जो एंगल है अगर ये बीच में से अगर ये तो θ/2 हो जाएगा क्या बेटा? आ रही बात समझ में? इस वाली डिस्टेंस को हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक को x मान लेते हैं। अच्छा ये सेंटर पॉइंट है तो ये x है, तो ये भी क्या होगा बताओ जरा? सिमेट्री बन रही है बिल्कुल। किसी हम एक ट्रेंगल को लेते हैं अभी, और ये अच्छा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसको हम r बोलेंगे क्या? रेडियस है। इस वाले ट्रेंगल को अपन यहाँ पे अलग उठा के ले आते हैं तो हमें कुछ इस तरह का सीन दिख रहा है। x ये है, ये एंगल कितना है? θ/2। थीटा के जो भी फ्रंट वाला होता है इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और सबसे बड़ी जो साइड होती है उसे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से हमने साइन थीटा कुछ ऐसा पढ़ा था। परपेंडिकुलर कितना है? x, हाइपोटेनियस कितना है? r इज इक्वल टू साइन एंगल कितना है बेटा? θ/2। इसको इधर ले आए अपन तो x इक्वल टू r साइन θ/2। लेकिन अच्छा अगर मैं बात करूं अपना डिस्प्लेसमेंट कितना है? x प्लस एक्स, 2x है क्या? तो हम ये बोल सकते हैं, वेरी गुड, मतलब अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा अपना ये हो जाएगा इक्वल टू 2r साइन θ/2, है ना। अपन ने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट 2x है तो ये हो जाएगा 2r साइन θ/2। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे उसी कर। देखो बेटा यहाँ पर क्या था, मैंने क्या बोला था कि एक व्हील है जो रोल कर रहा है। अच्छा रोल का मतलब क्या होता है? घूम रहा मतलब अपनी उसी पोजीशन पे घूम रहा है कि आगे भी बढ़ रहा है? अरे बात समझ में? देखो इस वाली मोशन को रोटेशनल मोशन बोलते हैं, और अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ना तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब कोई कोई घूम नहीं रहा है। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ हो कि रोटेशनल भी साथ में हो और आगे भी जा रहा हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कौन सी मोशन हो गई? रोलिंग। अरे इसमें भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट को अपन ने बोला है P, ठीक है, इसी का अपने को निकालना है आफ्टर 2.5 रिवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा यार 2.5 रिवोल्यूशन के बाद अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे बॉटम पॉइंट मान रहा हूँ कि ये रेड कलर का है। अभी मैं सिर्फ इसकी रोटेशनल पे ही मतलब वो करूँगा, ये रेड कलर का बॉटम पॉइंट है। अच्छा एक रिवोल्यूशन के बाद ये वापस यहीं पे आ जाएगा क्या? आफ्टर 2 रिवोल्यूशन वापस यहीं पे आ जाएगा कि कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद अपनी सेम पोजीशन पे जाता है ना। अगर देखा जाए तो बॉटम में आ जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन जैसे ही अपने मैंने बोला 2.5 रिवोल्यूशन, तो ये कहाँ पे आ जाएगा बेटा? टॉप पे आ जाएगा क्या? देखो एक रिवोल्यूशन किया बॉटम का बॉटम पे ही, दूसरा किया वापस बॉटम को बॉटम पे, लेकिन हाफ जो है तो वो टॉप पे पहुंच गया क्या? क्लियर बेटा? मतलब यार ये आफ्टर 2.5 रिवोल्यूशन ये जो बॉटम वाला पॉइंट कहाँ पे पहुंच जाएगा? ये टॉप पे पहुंच जाएगा क्या? अब यहाँ पे अपने को इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, मतलब अपने को निकालना है ये, ठीक है, ये निकालना अपने को, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा 2.5 रिवोल्यूशन के बाद इसने जो जितना इस वाले मतलब स्ट्रेट किया, 2.5 एक रिवोल्यूशन में 2πr चलता है, 2 रिवोल्यूशन में अगेन 2πr प्लस 2πr 4πr, एक और हाफ हो रहे प्लस πr, वो तो कितना हो गया? 5πr। समझ में आ गया? 2.5 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चलता है? 5πr। एक रिवोल्यूशन में 2πr चलता है, 2 रिवोल्यूशन में 2πr प्लस 2πr 4πr, और आधा हो रहे तो है ना 5πr। तो ये हो गया अपना 5πr। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है बच्चा? r, तो ये 2r हो गई क्या? ये 2r है, ये है, और ये एंगल कितना है? 90। कौन सी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए? पाइथागोरस। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट इसको अपन d मान लेते हैं, तो d का स्क्वायर इक्वल टू 5πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। आगे समझ में? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी मैंने, बस यहाँ पे d स्क्वायर 25π स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट ले लेते हैं, यहाँ से r स्क्वायर को कॉमन, तो ये 25π स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, यहाँ पे इसका अंडर रूट ले ले दोनों साइड, तो स्क्वायर r स्क्वायर का r, और ये हो जाएगा अंडर रूट 25π स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द फाइनल आंसर। आई थिंक समझ में आ गया ये। तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का अपना पूरा सीन। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर पॉज, ठीक है। अब देखो यार पूरा का पूरा अपन ने जब पूरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी लगाए, तो हमें एक चीज यहाँ से सीखने को मिली कि जो डिस्टेंस होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। यहां तक का सीन क्लियर है बेटा?
अगर कोई पार्टिकल बिना टर्न किए बस मूव किए जा रहा है एक स्ट्रेट पाथ पर, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है। लेकिन जैसे ही उसने टर्न कर लिया तो उस केस में क्या हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज हो गई और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? तो ये ऑलवेज होता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लीजिए। और आई थिंक कि आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थिंक सारी समझ में आ गई। इसमें दुनिया का कोई सा भी अगर क्वेश्चन आता है तो बन जाना चाहिए, हमसे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हो गया है, हटा दूँ? तो कभी कभी एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लो सपोज कीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा बेटा? जब कोई पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मोशन करे विदाउट टर्न। आ रही बात समझ में? जैसे टर्न किया तो वहाँ पे भी डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो यार यहाँ तक का सीन क्लियर है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो, एक्चुअली वेलोसिटी क्या होता है आज आपको इसका रियल मीनिंग पता चलेगा। हम जानते हैं डेफिनेशन या सारी चीज़ें। अगर मैंने पूछा कि भैया अगर मान लो मैंने बोला कि वेलोसिटी एट अ पॉइंट, हम यही बात करते हैं किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में कि हम किसी पॉइंट पर है, हमें उसकी वेलोसिटी निकालना है। लेकिन अगर पूरा वेलोसिटी की अगर बात करें तो चलिए पहले तो इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस पर बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ इसका बिल्कुल फंडामेंटल क्या होता है। लिखिएगा, वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is known as velocity, is known as velocity। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी कौन सी क्वांटिटी होना चाहिए? सीधी सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ऐसे कुछ होता है बेटा। अच्छा यार, इसका अगर मैं बात करूं तो ये जो डेल्टा एक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। पढ़ा है क्या अपन ने? मतलब ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये टी एफ माइनस टी आई। टी एफ मतलब माइनस टी आई का मतलब ये टी आई मतलब ये इनिशियल कहाँ पर था हमारा पार्टिकल, किस टाइम पर था, और फाइनल पे कहाँ पर था, मतलब किस टाइम पर था। ठीक है, यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अब यार बात करते हैं अपन इसके वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी में हमने दो तरह की हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। पहला जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? जैसे मान लो आपको यहाँ से आपको जाना है, आनंद जाना है, 30 किलोमीटर का गैप है, ठीक है। आप यहाँ से आनंद जाते हो और आपने देखा कि भैया आपकी जो बाइक है वो बिल्कुल स्ट्रेट एक ही स्पीड से तो नहीं चलेगी। कहीं पर अगर खाली रोड है तो हम ज़्यादा स्पीड से भगाएंगे, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे हम क्या होते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। मान लो यहाँ से आनंद की डिस्टेंस जो है वो है 40 किलोमीटर, ठीक है। अब 40 किलोमीटर और आपको यहाँ से आनंद जाने में टाइम लगा 1 आवर, तो आपकी एवरेज स्पीड बोले या एवरेज वेलोसिटी वो जो क्या रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? लेकिन आपने बिल्कुल 40 पे चलाई होगी क्या गाड़ी? कभी आपने 80 पे भी चलाई होगी, कभी आपने 20 पे भी चलाई। तो वो जो 80 और 20 थी वो जो बीच में, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो भी है। आ रही बात समझ में? लेकिन जो एवरेज मतलब एक टोटल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होती है उसे एवरेज बोलते हैं, और एक इंस्टेंट के लिए होती है उसे इंस्टेंटेनियस। अभी मैं एक्चुअल में जो किताबों में जो डेफिनेशन है उसको हम थोड़ा सा गलत प्रूव करेंगे कि किस तरह से हम एक्चुअल में हमें होना चाहिए, बताना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिखते हैं बेटा इस तरह से, dx अपॉन dt। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है और यहाँ पे इसने इतनी सी छोटी सी हमने एक स्ट्रिप काटी, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ये छोटा सा पार्ट है, इसने मान लो dx डिस्प्लेसमेंट है, और इसको जो टाइम लगा कवर करने में कितना, dt। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे वेलोसिटी। नहीं आई मेरी बात समझ में? आ गई? ये छोटी सी स्ट्रिप ली अपन ने,
एक छोटा इंस्टेंट, तो ये छोटा सा इसका ये अपना लेंथ कितना मान लिया अपने dx, तो dx अपॉन dt। समझ में आ गया बेटा। ऐसी अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी बोले तो मतलब एक बड़े टाइम इंटरवल है, 1 आवर 2 आवर 1 मिनट जो भी है, तो उस केस में एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, सीधी सी बात है। तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। आ रही बात समझ में। अभी ये तो सिर्फ इसका बेसिक फार्मूला है, लेकिन अपने को इस पर काफ़ी स्टडी करना है। तो यहाँ तक का सीन समझ में आ गया, कितनी वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, आ रही बात समझ में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। अब मेरी बात यहाँ पे समझो आप, कि सपोज कीजिए कि अभी कोई बंदा बोलता है कि वेलोसिटी एट अ पॉइंट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी एट अ पॉइंट, तो इसका तो क्या मतलब हुआ कि हम किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी, अब हमें अगर मान लो एक ही पॉइंट गिवन है, तो हम इसको कैसे बता सकते कि बंदा किस रफ्तार से भाग रहा होगा। हमें कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है क्या। जैसे मान लो हमें ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं और उस डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे अगर बात करें तो वेलोसिटी एट अ पॉइंट, ये बात ही थोड़ी सी क्या है, गलत है। चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग। ये सपोज करो एक इनफाइनाइट लेंथ की कोई वाल है, और यहाँ पर भी ये इधर भी कहाँ तक है, इनफाइनाइट। यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप काटी, छोटी सी मतलब बहुत ही छोटी सी एक स्ट्रिप ले लिया अपन ने। कोई बंदा है जो इस दीवार के इधर भाग रहा है, और हम यहाँ से अपनी आंखें गड़ाए हुए देख रहे हैं। अब वो हमें सिर्फ एक ही बार दिखा, तो क्या हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, सिर्फ एक ही बार नहीं कर सकते ना। खाली वो एक बार एक जरा सी झलक दिखी उसकी और वो उधर चला गया। फिर अगर यहाँ पे एक और स्ट्रिप काट दें अपन और बंदा यहाँ पर हो, तो क्या मेजर कर सकते हैं क्या। अरे बात समझ में। मान लो ये वाला एक और अपन ने स्ट्रिप यहाँ पे काटा, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। नहीं आई मेरी बात समझ में। तो हमें कम से कम कितने पॉइंट चाहिए वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये तो बात ही गलत हो गई ना, वेलोसिटी एट ए पॉइंट। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उनका एट ए पॉइंट का मतलब क्या कहने का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, किसी पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो वो थोड़ा सा इधर होता है और थोड़ा सा इधर, मतलब 2 पॉइंट्स मान लेते हैं उस पॉइंट के अराउंड, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, और दोनों को एक छोटी सी स्ट्रिप मान लेते हैं और उसकी लेंथ क्या मान लेते हैं अपन, dx। आ रही बात समझ में। और उसमें जितना टाइम लगा उसमें डिवाइड कर दे, तो वहां से आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम सिर्फ एक पॉइंट की बात नहीं करते, वहां पे भी हम 2 पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन एक पॉइंट लेफ्ट साइड और एक पॉइंट राइट साइड। बात समझ में आ गई। तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। तो सर फिर माइक्रो में चली जाएगी ना क्या, मतलब बहुत, हाँ बहुत माइनर डिस्टेंस, यस एग्जैक्टली। लेकिन वो भी आजकल क्या होता है, कैलकुलेट हो जाती है। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए, तो इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन इज स्पीड। क्या पढ़ेंगे बेटा अपन, स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है, जो बचपन से पढ़ते आए अपन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो लिखिएगा, जो डेफिनेशन लिखिएगा इसमें। तो डेफिनेशन लिखिएगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल in unit time, distance covered by the particle in unit time is known as speed, अब ये मेरी बात समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। is known as speed। अब देखो यार, जैसे मान लो एक पार्टिकल है हमारा, ठीक है। अब ये हर 10 मीटर को कवर करने में 2 सेकंड लेता है। 10 मीटर कवर करता है 2 सेकंड में, नेक्स्ट 10 मीटर कवर करेगा नेक्स्ट 2 सेकंड में, फिर उसके नेक्स्ट में वापस 10 मीटर। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ये 5 मीटर चला होगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई, ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसका मतलब समझिएगा, क्योंकि हम जो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है जो न्यूटन इक्वेशन पे बेस्ड है, सिर्फ ऐसे हमारे मतलब पलक झपकते से आंसर आने चाहिए। और वो कैसे आएंगे, सिर्फ हमें इतना सा पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वेलोसिटी क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। कि मान लो वेलोसिटी अगर कोई 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो मतलब हर 1 सेकंड में जो उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना कवर करेगा, वो 5 मीटर। मतलब अगर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो हर 1 सेकंड में वो 5 मीटर कवर करेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर स्पीड की हमने डेफिनेशन लिख रही है कि भैया ये भी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड,
एंड अब यहाँ पे इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, ये स्पीड जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर, सीधी सी बात है। तो ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर। स्केलर को इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी लिख लो आप चाहे तो। स्पीड भी कितने टाइप की होती है वैसे? एज इट इज वेलोसिटी की तरह ही ये भी होती है, दो टाइप की, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड। सेम टू सेम कैसे लिखेंगे इनको भी? dx अपॉन dt, और ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, चेंज नहीं है, एज इट इज वैसा का वैसा ही। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो ध्यान में रखिएगा इन चीजों को, काफी काम की है ये। हो गया? चलिए, तो एवरेज स्पीड हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा भैया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बात याद रखें आप, एक वर्ड है लेकिन काफ़ी काम का है। मैं जो भी बोल रहा हूँ कि मैंने ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये वर्ड है तो ये समझ लो कि उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है? तो एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आ रही बात समझ में? जैसे यार हम यहाँ से गए आनंद, हमने यहाँ से भैया, मैंने बोला कि 1 आवर हमें जाने में लगा, और हम उधर से आराम से टहलते हुए आ रहे हैं, और 2 आवर लगे हमें भैया यहाँ तक पहुँचने में। टोटल डिस्टेंस जो है वो हमने 80 किलोमीटर कवर किया। तो कितना हो गया यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ 80/3 हो गया क्या एवरेज स्पीड, है ना? जाने में लगा 40, टोटल डिस्टेंस अपने 80 किलोमीटर किए, तो मान लो 3 आवर लगे तो उसमें 3 से डिवाइड किया। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इस केस में? जीरो। क्यों जीरो? क्यों बेटा? जाके वापस आ गए, मतलब यस एग्जैक्टली, मतलब अपनी पोजीशन में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, है ना? एग्जैक्टली, मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ से हम वापस, मान लो हम जाते घर, घर से वापस क्लास में आते हैं, तो अभी हम जिस चेयर पे बैठे, अगर वापस हम वहाँ पे आफ्टर 24 आवर हम आके बैठ गए, तो इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? होगा 0 हो गया, ठीक है? तो मेरा ये पूरा किस्सा समझ में आ गया आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से हम किस तरह से ईजी तरीके से प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, ठीक है? तो लिखिएगा, इस पे बेस्ड हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे एक और वर्ड थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली ये भी बात है कि अगर मान लो मैंने बोला कि अ पार्टिकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट, तो इसका मतलब ये होता है कि उस 20 मिनट के जो गैप में उसकी एवरेज वेलोसिटी रही होगी, एवरेज स्पीड रही होगी, वो क्या रही होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन इस पे बेस्ड स्पीड एंड वेलोसिटी पे। क्वेश्चन लिख के आंसर लिखने हैं या पहले क्वेश्चन लिखिएगा और फिर आंसर करना है आपको, फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है? तो लिखिएगा, ए पार्टिकल moves on straight path with the speed v1 for half time and next part with the speed v2 and next part with the speed v2 for half time। मतलब आधे टाइम के लिए तो वो v1 से चला है और नेक्स्ट आधे टाइम के लिए किससे चला बेटा? v2 से चला है, ठीक है? मान लो 20 मिनट फॉर द v1 एंड फॉर 20 मिनट जो है वो नेक्स्ट v2। देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन होल जर्नी, एंड कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन होल जर्नी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। एक और लिख लीजिएगा आप, ताकि अपन दोनों क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन है, फिर अपन इस पर बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड v1, ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, a particle travels half distance with the speed v1 and next half distance with the speed v2. Then
कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन होल जर्नी एंड कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन होल जर्नी। बेटा इसको कर दीजिएगा, फिर अपन पढ़ रहा है। चलिए देखो, हमने यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, अब ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ पे एक जर्नी इसको करना है, ये पॉइंट ए से इसे बी पर जाना है, ठीक है। अब बोल रहा है बेटा कि ये आधे टाइम के लिए, मतलब आधा टाइम बोले तो कितना, t/2, किस स्पीड से मोशन कर रहा है ये, v1 से। समझिएगा इसको अच्छे से, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम फिर बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए किससे चलता है, v2 से। आ रही बात समझ में? पूरा का पूरा इस क्वेश्चन जहां पर भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज स्पीड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहां पे बस सीधी सी बात सोचना है हमें, और वो बात ये कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो होता है वही एवरेज स्पीड होता है। चलिए भैया, अगर मान लो इसमें इसने मान लो सपोज करो x1 डिस्टेंस कवर की है और इसने कितना किया है, x2। आ रही बात समझ में? तो यार अच्छा, x1 अगर मैं बात करूं, हमने एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है क्या? आ रही बात समझ में? टोटल डिस्टेंस कितनी बताओ जरा, x1 प्लस x2 है ना, t/2 प्लस t/2, मतलब वही वाली बात हो गई है ना, t। अच्छा x1, आपने ये डिस्टेंस को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस इक्वल टू जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू, स्पीड इनटू टाइम। चलिए x1 इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कितना हो जाएगा, v1 इंटू t/2। नहीं आई बात समझ में? नेक्स्ट वन इज x2 v2 इंटू t/2। यहाँ पे पुट कर दूं क्या मैं? तो यहाँ से भैया अपना जो आ गया v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 डिवाइडेड बाई t। कौन सी चीज़ है यहाँ से, t/2 कॉमन ले लें यहाँ से, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई t। t से t कैंसिल, आंसर क्या हो गया अपना, पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया है? वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, है ना, अभी यहाँ पे हाफ डिस्टेंस के लिए v1 से चलता है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए वो v2 से चलता है। अब यहाँ पे सीन क्या है, थोड़ा सा ये समझिएगा आप, A एंड B, A से B पे जाना है। चलिए वापस सेम फिनोमेना, v1 हाफ डिस्टेंस के लिए मतलब x/2 मान लिया, टोटल डिस्टेंस अगर x है तो उसका आधा x/2, v2 x/2। अरे बस समझ में? अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस जो सेम है लेकिन जो वेलोसिटी अलग अलग है, तो यहाँ के टाइम अलग अलग होगा क्या, ये t1 एंड t2। आ रही बात समझ में? चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एवरेज स्पीड की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ जरा, x/2 प्लस x/2 मतलब वही x, टाइम कितना हो जाएगा, नहीं आई बात समझ में? आ गई। चलिए तो यहाँ पे ये x, अच्छा यार t1 t2 निकालना है अपने को। अच्छा टाइम को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, टाइम इक्वल टू ऐसा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पढ़े हैं ये? वेरी गुड। तो t1 डिस्टेंस x/2, स्पीड क्या है बेटा v1, t2 x/2 v2। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो यहाँ से x/2 अपॉन v1 प्लस x/2 अपॉन v2, क्या चीज़ें जो कॉमन ली जा सकती हैं यहाँ से, x/2 कॉमन ले लें, 1/v1 प्लस 1/v2 पर है, x से x, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको इधर यहाँ पे v2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है अपने को, v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2, ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दिस इज द एवरेज स्पीड। आसान है क्या? तो दोनों टाइप के क्वेश्चन में बस अपने को इतना से याद रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेरी गुड। तो कर लीजिएगा इसको नोट।